हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का जो आपका पहला टेस्ट होने वाला है आपके 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख अगस्त 2024 को आपका जो पहला टेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपके जो टेस्ट हैं वो बहुत ही शानदार जाएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके टेस्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लगभग जो साइंस में जो 9th क्लास की साइंस में, वैसे तो ये जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसका जो पेपर है आपके स्कूल से बनता है, लेकिन इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके टेस्ट में आने लायक है उनकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बार बार जो पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मैथ्स में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। जो भी प्रश्नावली आपको पढ़नी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे उसका फ़ोटो खींच के भेज देना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके पहले टेस्ट के लिए आपके जो देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका पहला पार्ट हो गया होगा, दूसरा पार्ट भी हो गया होगा और तीसरा पार्ट भी हो गया होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अधिकतम ये जो चौथा पार्ट, तो इन्हीं पार्टों में से जो आपका जो पहला टेस्ट होने वाला है, किसी के जो पहला दूसरा पार्ट आएगा, किसी के पहला दूसरा तीसरा पार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पार्ट तो आपके आराम से हो गए होंगे। तो इस पेपर में से आपके पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन इस वीडियो में देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है। ये पेपर आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी दृष्टि से भी इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके अर्धवार्षिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किसको पृथक किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है और वह सीधा ही किस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। पदार्थ जो ठोस है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको अपन ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। वह विधि कौन सी है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है, जिसमें पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में बदले बिना गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन से पदार्थ ऐसे जो ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। एक तो आपको याद रखना है कपूर, क्या है इसमें, कपूर। एक आपके नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर आयोडीन, ये सभी आपके जो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ है। तो इसका जो उत्तर है अपन क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड करेंगे। देखो, अमोनियम क्लोराइड जो है आपका सीधा ही ठोस से वो गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड करेंगे। अगला प्रश्न आपके दूसरा है ये कि रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है। अपने घर पे जब अपन खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर, वो कौन सा गैस सिलेंडर होता है, वो एलपीजी होता है, वो सीएनजी होता है, वो द्रवित ऑक्सीजन होती है या फिर उपरोक्त सभी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन किसमें करेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट ऑप्शन एलपीजी होती है। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये खाना बनाने में उपयोग में ली जाने वाली गैस होती हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ये जो सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका आपको पूरा नाम कमेंट करके बताना है। सीएनजी गैस का आप पूरा नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आपके ये, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, देखो 100% ये वायुमंडल है और इसमें जो 78% जो है, 78% जो मात्रा है वो किसकी पाई जाती हैं, वो अपने ये नाइट्रोजन की पाई जाती हैं। तो ये 78% ये तो हमारी कौन सी गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। जो 21% लगभग में 21% जो गैस हैं वो अपनी प्राणवायु होती है। प्राणवायु किसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। तो ये अपनी जो ऑक्सीजन है जिसको अपन O2 से लिखते हैं, ये अपनी कौन सी गैस हो जाएगी, 21% हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, वो वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती हैं। देखो 78% तो नाइट्रोजन है और 21% अपनी ऑक्सीजन गैस है। तो आपको कमेंट करके बताना कि ये जो ऑक्सीजन के अलावा और नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितना प्रतिशत अपने वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट का आपको प्रतीक बताना है। ये तीसरे पार्ट का प्रश्न है। देखो, कोबाल्ट का जो प्रतीक है वो CO है। ये क्या है, कोबाल्ट का प्रतीक है। ये जो Cl लिखा हुआ है ये क्लोरीन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये क्लोरीन का। ये Cu दोनों देखो कैपिटल नहीं होते हैं, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड आपके स्मॉल होगा, ऐसा Cu लिखा जाता है। ये लिखा हुआ गलत है, ये Cu नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये Cu जो है वो आपके ये कॉपर का है। किसका है, ये कॉपर, तांबे का है। और कैल्शियम का होता है Ca। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, ये कैल्शियम का Ca होता है।
कैल्शियम। आपकी किताब में 5 अक्षर सी से शुरू होने वाले तत्वों के नाम दे रखे, जिसमें से 4 आपके सामने है। क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है और कैल्शियम है। तो एक आपके सी से शुरू होने वाला एक और तत्व है जो सी से ही शुरू होता है, उस तत्व का नाम आप कमेंट करके बताना। आपके हेल्प ले लेना किताब की। किताब में आपके 5 ऐसे तत्व हैं जिनका नाम सी से शुरू होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि सी से शुरू होने वाले आपके 5 तत्व हैं, जिसमें से 4 तो आपके सामने दे रखे हैं। क्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया और कैल्शियम हो गया। तो ये आपके कौन कौन से 4 में हैं वो जो कि सी से शुरू होते हैं, 5 आप कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि परमाणु के केंद्र में क्या क्या होता है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये जैसे नाभिक होती है, परमाणु का केंद्र ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये इसका नाभिक होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस पर क्या लिखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। और भारत के वह पहले कौन से ऋषि हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। भारत के ऐसे कौन से ऋषि हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, ये भी आप कमेंट करके बताना। देखिए, अगला क्वेश्चन अभी आपके काम का नहीं है, ये भी जैसे मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो वहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है। इसको अभी ये आपके काम के नहीं है। नेक्स्ट है, बर्फ़ का आपको गलनांक बताना है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन में होता है। अब ये केल्विन में होता है। अगर आपको पूछें कि सेंटीग्रेड में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो 273.15 यहाँ से बर्फ़ जो गलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये 1.5 पर ये बर्फ़ गलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। वैसे आपको पता होगा कि तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, यानी कि जो SI मात्रक है वो केल्विन है। क्या है, केल्विन है। तो अगर आपको सेंटीग्रेड को बदलना है केल्विन में, तो उसमें केल्विन में बदलने के लिए उसको 273 से जोड़ देते हैं, 273 उसमें जोड़ दिया जाता है। तो आपको उसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि एक मिश्र धातु होती है जिसमें जिंक और कॉपर पाया जाता है। देखो, जिंक का मतलब होता है ये जस्ता है, ये Zn से लिखते हैं इसको, और कॉपर को लिखते हैं Cu से, भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जिंक और कॉपर ये दोनों धातुएं हैं, और ये मिलकर जो बनता है वो मिश्र धातु होती है जिसको अपन पीतल कहते हैं। और मैंने पीतल को याद कराया था पिताजी से। पीतल को किससे याद कराया था, पिताजी से याद कराया था। पिताजी का मतलब इसमें ये पी से पीतल मिश्र धातु है, और ता से ये तांबा है जिसको अपन कॉपर लिखते हैं Cu, और जिंक ये Zn जस्ता है। तो ये मिश्र धातु होती हैं जिसमें 2 धातुएं किसी निश्चित अनुपात में मिलाई जाती हैं। तो देखो, 30% तो इसमें जिंक होता है पीतल में, और 70% इसमें कॉपर होता है। इन दोनों को मिला के जो धातु बनती है वो पीतल धातु बनती है, जो कि एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो याद रखना, जो मिश्र धातु होती है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होती हैं। मिश्र धातु जो होती है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका अगला जो क्वेश्चन ये है कि लोहे का प्रतीक Fe है, जो कि उसके लैटिन नाम से व्युत्पन्न किया गया है। तो ये इसमें जो लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है, लोहे का लैटिन भाषा में नाम जो होता है इसका नाम होता है फेरम। क्या नाम होता है, फेरम। तो ये फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार से जैसे लोहे का जो प्रतीक है वो Fe होता है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, और फेरम FeRum ये Fe से इसको लिखा जाता है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये जो सोडियम है, सोडियम आपको पता होगा, सोडियम को अपन किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। और एक होता है आपका पोटेशियम। दोनों ही धातु हैं जो कि चाकू से काटी जा सकती हैं। नाक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पोटेशियम सोडियम दोनों ये धातु ऐसी है जो कि चाकू से काटी जा सकती है। तो देखो, सोडियम को अपन Na से लिखते हैं और पोटेशियम को अपन K से लिखते हैं। तो ये इनका जो लैटिन भाषा में नाम है वो आपको कमेंट करके बताना कि किस कारण से इसको Na लिखते हैं, किस कारण से इसको एक K से लिखा जाता है पोटेशियम को।
जैसे लोहे को अपन Fe से लिखते हैं क्योंकि ये फेरम से बना हुआ है, फेरम इसका लैटिन भाषा में नाम होता है लोहे का। वैसे ही सोडियम और पोटेशियम का जो आपको लैटिन भाषा में नाम कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वैसे भी काम का नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। कोशिका का जो बिजली ग्रह होता है शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस इसको कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, ये सभी नाम इसको लिखा जाता है। बाकी ये भी आपके काम के है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। आपके एक एक शब्द में इसका उत्तर देना है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक आपको यहाँ पे बताना है। तो जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथन का मतलब होता है उबलना। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाता है या कितने केल्विन पे उबलने लग जाता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सेंटीग्रेड की बात करें तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद में पानी उबलना शुरू हो जाता है। उबलने का मतलब वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है ये इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या इसको केल्विन में बदलना है तो फिर इसमें 273 जोड़ लो, तो 100 प्लस 273 ये आपके किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो ये आएगा आपके 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये 373 केल्विन है और 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके ये चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये विलयन किसे कहते हैं। देखो विलयन की परिभाषा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। विलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है, ये एक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण की विशेषता आपको पता ही है। विलयन का जो कण है उसका व्यास है वो 1 nm से भी छोटे होते हैं, जिसको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और विलयन जो है इसके जो कण हैं वो सभी एक ही प्रकृति के पाए जाते हैं। तो ये समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होता है ये विलयन। जैसे आपको पता होगा नींबू और पानी का, नींबू सोडा जो बनाते हैं वो एक प्रकार का विलयन है। अपन पानी में अपन नमक डाल देते हैं तो वो जो बनेगा वो एक विलयन होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के विलयन इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर आपके जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है। तो देखो इसमें आपके हाइड्रोजन का इसमें 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 अणु होता है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 को 2 से गुणा करें तो 2, फिर अनुपात में ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये 1:8 के रूप में आपको मिलते हैं। तो देखो इस प्रश्न को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना मन में। अगर ये इसमें आपसे पूछा गया कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, तो द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 ही आएगा। लेकिन इसमें आपके परमाणुओं का अनुपात पूछें कि परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात कितना होता है, तो पानी में कितने, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं और ऑक्सीजन के कितना होता है, 1 होता है। अगर परमाणुओं का अनुपात पूछे तब तो 2:1 करेंगे, लेकिन अगर आपको द्रव्यमानों का अनुपात पूछे तो फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको 2:16 यानी कि 1:8 करना है। ये आपकी किताब का जो पेज नंबर 35 है उसके ऊपर सारणी में आपको अच्छी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि एक तो आपको जो नमक है उसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। एक आपको मैग्नीशियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र बताना है। एक आपको बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा, उस बेकिंग पाउडर खाने के सोडे का आपको रासायनिक सूत्र आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा ये बताना है कि इसका जो एक सूत्र लिख रहा हूँ मैं आपको HNO3, इसका आपको नाम बताना है कि ये किसका सूत्र है। HNO3 ये किसका सूत्र है। इसको जैसे ये जो जल का सूत्र है H2O ये जल का सूत्र है, वैसे आपको बताना है कि HNO3 ये किसका सूत्र है। फिर आपके नेक्स्ट बड़े जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो ये कि पदार्थ के कणों की विशेषता लिखिए। ये आपके मिल जाएगा पहले दूसरे पार्ट में। ये शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। अणु और परमाणु में आपके 2 अंतर लिखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अणु और परमाणु में आपको अंतर यहाँ पे लिखना है। बाकी के क्वेश्चन अभी आपके काम के नहीं है तो इनको भी नहीं देखेंगे, मैं इनको एक अलग वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके जो अच्छे से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है ये कि ये जो दे रखा है 23वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए, इसमें इनके नाम बताने हैं। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। इसके अलावा ये जो K2SO4 है, ये K2SO4 ये H2SO4 के समान है। जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, वैसे ही ये पोटेशियम सल्फेट है। K2 है तो ये पोटेशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि CaO ये किसका सूत्र है, CaO ये किसका सूत्र है। नेक्स्ट, अगर आपके जो चौथा पार्ट पढ़ा दिया हो तो फिर आप इसमें चौथे पार्ट के अनुसार ये प्रश्न देख सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। और इसके अलावा आप इसमें उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये इनका आपको वर्णन करना है। अगर आपके चौथा पार्ट हो चुका है तो ये आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके अथवा में आपके रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए और इस प्रयोग के परीक्षण को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हाफ ईयरली के हिसाब से। अभी आपके फर्स्ट टेस्ट के अनुसार अगर आपके चौथा पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको 1, 2, 3 पार्ट जितना आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपके पहले पार्ट से आएंगे, दूसरे पार्ट से आएंगे, उन्हीं पार्टों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके परीक्षा के हिसाब से। और ये पेपर की PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपने व्हाट्सअप नंबर है, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपके बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और ईयरली एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको बहुत ही शानदार आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर होते हैं, तो अब सभी जिलों के पेपर मैं आपके यहाँ अपलोड करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।